बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वॉज टेकन फ्रॉम अबीज़ कैश बुक ऑन 30 सितंबर 2015 कि अबीज़ की कैश बुक से इन्होंने ये एक्सट्रैक्ट कराया और कैश बुक का ये बैंक कॉलम है। आपको पता है कि कैश बुक जो है उसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरीके से कैश बुक बनती है। इसकी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। बैंक का ये उसने आपको एक तरीके से यूँ समझें कि लेजर दे दिया है, ये बैंक की डेबिट साइड है और ये बैंक की क्रेडिट साइड है। तो बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस जो बीडी था वो $290 था और उसके बाद एलई से आपके पास पैसा आया, बैंक को आपने डेबिट किया एलई की वजह से। एनजी से भी आपको पेमेंट मिली और जेजी सप्लाईज जो है वहाँ से भी आपको पैसा मिला और सैमसंग ये पैसा इन पार्टीज़ से आपको मिला। ये आपके कस्टमर थे तो आपके पास $2520 का बैलेंस आ गया। हुस्ना जो है उसको आपने एक पेमेंट करी, एक यांग स्टोर्स को पेमेंट करी, आपने एक लैम को पेमेंट करी एंड जेवेरा को आपने पेमेंट करी। तो उसके बाद बैलेंस सीडी का मकसद है $705 यानी $705 जो है वो आपके पास थे। डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में अपने बैलेंस लिखा है तो इसका मकसद है ये बैलेंस सीडी हो गया और यही बैलेंस बीडी हो गया आगे। तो ये बैलेंस बीडी का मकसद है कि आपका पैसा बैंक के अंदर मौजूद है। अगर ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होती तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता। अभी इसका मकसद है नॉर्मल पोजीशन है कि आपका पैसा बैंक के अंदर है। अभी रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2015। अभी जो है उसको 1 अक्टूबर को ये बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ बैंक से। बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी डेबिट साइड है, उसकी क्रेडिट साइड है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है $1358 का क्रेडिट बैलेंस है। इसका मकसद है ये बैंक स्टेटमेंट ये शो कर रहा है कि आपके जो पैसे बैंक के अंदर हैं वो $1358 है। और इंटरेस्टिंगली जब आप अपनी कैश बुक देखते हैं आके तो आपको लगता है कि आपकी कैश बुक शो कर रही है कि बैंक के अंदर जो आपके पैसे हैं वो $705 हैं। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस। नॉर्मली ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक में आपने पैसे जमा कराए, बैंक से आपने पैसे निकाले, तो जो आपका बैलेंस शो कर रहा है वही बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट का शो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से ये बैलेंसेस आपस में टाई बैक नहीं होते और जब ये टाई बैक नहीं होते तो अपना हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि ताकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि यार ये बैलेंसेस क्यों नहीं आपस में टाई बैक हो रहे हैं। और वो रीज़न्स अगर हमारे पास आइडेंटिफाइड हो जाती हैं दैन लाइफ इज़ ईजी, फिर ये रिकनसाइल हो जाते हैं कि यार ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये बैलेंसेस आपस में टाई बैक नहीं हो रहे। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसने दिया है। अभी कंपेयर्ड द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक। अभी ने कंपेयर किया अपने बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ। अब देखें इसकी एक लॉजिक समझ लीजिएगा क्या है। जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो आपका क्या करेगा? वो ये करेगा कि उसके पास तो कैश आएगा तो वो कैश को डेबिट करेगा और आपका जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा। तो आप जब बैंक को डेबिट करते हैं तो पैसा बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है आपका एसेट, और बैंक जब आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो इसका मकसद ये हुआ कि बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाइस वर्सा चलता है, इसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको याद रखिएगा कि जब आप डेबिट साइड जो आपकी होगी उसको आप कंपेयर करेंगे क्रेडिट साइड से, क्योंकि डेबिट साइड का मकसद है कि आप पैसे जमा करा रहे हैं। बैंक कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा? उसे क्रेडिट साइड के ऊपर आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बाकी तो उसके पास पैसा चला जाएगा। तो डेबिट को क्रेडिट से रिकनसाइल करें आप और क्रेडिट को डेबिट से रिकनसाइल करें।
आप कब क्रेडिट करते हैं? जब बैंक को कब क्रेडिट करते हैं? अगर आपने किसी को सप्लायर को पेमेंट करी तो सप्लायर को डेबिट कर दिया आपने और बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक क्या करेगा? जब ये चेक की बैंक पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा? आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा और कैश को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि वो पेमेंट कर देगा जो सप्लायर जिसको आपने चेक दिया है। तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं और बैंक क्या करता है? बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है। तो ये आप जहन के अंदर रखिएगा। तो जब अगर हम कंपेयर करने के लिए जाएं तो ये हमारी कैश बुक की डेबिट साइड है, इसको हम कंपेयर करते हैं क्रेडिट साइड से। तो देखिए हमारे पास एल ली का एक चेक आया था फॉर, ये तो बैलेंस बीडी था, ये तो छोड़ दें बैलेंस, तो इसका डिफरेंट है और इसका बैलेंस जो है इत्तेफाक से टाई बैक हो रहा है। देखिए 290 का आपका भी बैलेंस था सितंबर 1 को और सितंबर 1 को इसका बैलेंस भी 290 है। तो इसका मकसद ये ज़रूरी नहीं है टाई बैक हो, लेकिन यहाँ ये टाई बैक हो रहे हैं, इसका मकसद है ओपनिंग की हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एल ली का एक चेक था $475 का, आपने चेक बैंक के अंदर जमा कराया, आपने एंट्री क्या पास करी, बैंक को डेबिट कर दिया और एल ली के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बैंक के अंदर बैंक को क्या करना चाहिए था? ये पैसा बैंक के पास आया तो बैंक क्या करेगा? कैश को डेबिट करेगा और आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो क्या उसने करा? देखें एल ली उसने आपके अकाउंट को क्रेडिट कराया, देख रहे हैं आप। तो ये पहली एंट्री तो टाई बैक हो गई कि आपने डेबिट किया था और बैंक ने क्रेडिट कर दिया। एक एनजी से $150 का था, ये आपको एनजी ये भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है एनजी वाला भी रिकनसाइल हो गया। जो रिकनसाइल हो रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जे सप्लाईज जो है उसका 980 का था और ये 980 का भी जे सप्लाईज से पैसा बैंक के अंदर जमा हो गया। तो इसका मकसद है कि ये भी टाई बैक आपका हो गया, सॉरी ये वाला 980 भी टाई बैक हो गया। अलबत्ता ये है कि जो सैमसंग था, सैमसंग का एक चेक था $625 का, ये आपने जमा किया लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपने डेबिट किया है सैमसंग को $625 से, लेकिन क्रेडिट साइड पर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसका मकसद है कि ये वो चेक है जो आपने बैंक में तो जमा कराया, लेकिन बैंक में अभी तक ये किसी वजह से क्रेडिट नहीं हुआ। अनकलेक्टेड चेक भी कहते हैं इसको और अनरियलाइज्ड चेक भी कहते हैं इसको। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन अभी तक बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है। तो ये आप देखें एक एंट्री आपने आइडेंटिफाई करी जो एक्चुअली नहीं मैच हो रही, बाकी तो सब मैच हो गई हैं, लेकिन ये एंट्री जो है इसको यहाँ से ये जो हमने करा है ये एक अनरिकनसाइल्ड है और ये बैंक में पैसा जमा कराया था, चेक जमा कराया, लेकिन ये चेक बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो अनकलेक्टेड चेक से उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट साइड को कंपेयर करते हैं। डेबिट साइड के घुसना का चेक था $102 का, इसको फिर हम डेबिट साइड पर देखेंगे। देखें 102 बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने एक चेक इशू किया था घुसना को, तो ये तो टाई बैक हो गया। यांग स्टोर्स को $849 का एक चेक हमने इशू किया था, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसका मकसद हुआ कि यांग का ये, इसको मैं राउंड कर देता हूँ कि ये वो चेक है। ऐसे चेक जो आप बैंक के अंदर प्रेजेंट करें लेकिन बैंक में प्रेजेंट ना हो सकें, उनको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं कि वो चेक जो आपने इशू तो किया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट नहीं किया। लैम्प का एक चेक था $364 का, लेकिन वो भी $364 का कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है डेबिट में, तो आप इसको भी टिक कर दें कि यार ये भी चेक हमने इशू किया था लेकिन बैंक से अभी तक इशू नहीं हुआ। ज़वेरा जो है उसका भी एक चेक था $500 का और वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसको भी टाइप कर दें कि ये भी वो चेक है कि जो 3 चेक्स ऐसे हैं जो आपने इशू किए लेकिन ये बैंक के अंदर से अभी तक इशू नहीं हुए हैं, बैंक ने इनकी पेमेंट नहीं करी, ये बैंक में नहीं पहुँचे। तो 3 चेक्स ये हैं, एक सैमसंग का चेक मिला और उसके बाद अलबत्ता हम डेबिट साइड पर देखें तो हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमारी कैश बुक के अंदर नहीं है। वो कौन सी हैं? बैंक ने कुछ चार्जेस लिए आपके, बैंक ने अपने चार्जेस लिए जिसकी वजह से उसने आपको अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन ये आपके पास क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि आपको इसको पता नहीं था।
तो ये पहली एंट्री मिल रही है। जो बाकी तो कैश बुक की एंट्रीज थी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपीयर नहीं हो रही हैं, ये पहली एंट्री है जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ रही है, लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। एक NG डिजोनर्ड $150 के NG का जो चेक था $150 का, ये देख रहे हैं NG का एक चेक हमने जमा कराया था, बैंक के अंदर भी जमा हो गया था, लेकिन NG का एक चेक है $150 का, वो डिजोनर्ड हो गया। डिजोनर्ड होने का मकसद क्या है कि बैंक ने ये चेक किसी भी वजह से उसने डिजोनर्ड कर दिया, हो सकता है इसने साइन सही नहीं किए हों, इसके अकाउंट में पैसा ना हो, और ये जो डिजोनर्ड है इसकी एंट्री हमारे पास नहीं है। तो एक ये है, बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया और इसकी वजह से, तो ये आपके पास डिजोनर्ड का मामला आ गया। और उसके बाद हम देखें एक एंट्री और है YJ इलेक्ट्रिक। YJ इलेक्ट्रिक जो है इसकी वजह से भी बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है। और डेबिट करने का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? डेबिट करने का मकसद है उसने YJ को डायरेक्ट पेमेंट कर दी, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को उसने क्रेडिट कर दिया। और YJ इलेक्ट्रिक को ऐसा समटाइम्स होता है कि हम डायरेक्शन देते हैं बैंक को कि अगर ये कस्टमर है तो आप इसका जब ये आए तो इसको डायरेक्ट आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये YJ इलेक्ट्रिक हो सकता है इलेक्ट्रिक कंपनी हो, और इलेक्ट्रिक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पेमेंट जो है हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि जब भी ये बिल आए तो बैंक उसको पेमेंट करते हैं। तो बैंक ने पेमेंट तो कर दी लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। बाकी फिर कैश बुक की कुछ चीज़ें हमने देखा कि जो बैंक के स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। देखते हैं ये मांगता क्या है हमसे, हमने आइडेंटिफाइड तो कर दिया है, कंपेयर भी कर लिया। कहता है ब्रिंग अभी इस कैश बुक अप टू डेट, के कैश जो अभी है उसकी कैश बुक को अप टू डेट करें, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2015, और 1 अक्टूबर 2015 को इसके बैलेंस को ब्रिंग डाउन करें। तो बैलेंस BD ऑलरेडी $705 का दिया हुआ है। ये $705 कहाँ से आया? ये जब हम देख रहे थे ऊपर जब कैश बुक बनी थी तो आप देख रहे हैं ये बैलेंस BD जो है $705 का था, तो यही उसने हमें दिया है। अब देखें इसके अंदर बाकी तो रिकॉर्डिंग हो गई है, सिर्फ तीन चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्रेडिट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कैश बुक में दोबारा उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तीन ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपीयर हो रही हैं लेकिन वो कैश बुक के अंदर नहीं है, और बैंक ने आपके अकाउंट्स को इन तीन चीज़ों की वजह से डेबिट किया है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, बैंक जब आपके अकाउंट को डेबिट करता है तो आप बैंक को क्या करते हैं? एक्चुअली आप बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक चार्जेस डेबिट, आप क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। NJ का जो डिजोनर्ड चेक है तो अकाउंट रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको आप डेबिट कर देंगे क्योंकि ये पैसा जो है आपको लेना है उससे, या उसने आपको दिया था तो आपने क्या एंट्री पास करी थी? बैंक को डेबिट किया था, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। आप क्या एंट्री पास करेंगे डिजोनर्ड की? ट्रेड रिसीवेबल को दोबारा डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। YJ इलेक्ट्रिक को पेमेंट हो गई है तो YJ इलेक्ट्रिक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सप्लायर को पेमेंट हो रही है और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कैश बुक जो है वो आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आएगी। तो बैलेंस BD देखें दिया हुआ था 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को ये तीन चीज़ें जो हैं इसकी वजह से देखें क्रेडिट कर दिया हमने कैश बुक को। बैंक चार्जेस NJ और YJ इलेक्ट्रिक की वजह से क्रेडिट किया, और उसके बाद बैलेंस CD कितना आया? $270 का बैलेंस आ गया क्योंकि 705 में से 35, 150, 250 को माइनस किया तो एक्चुअली 270 आपको लिखना पड़ा, और ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। तो ये बैलेंस CD जो है अक्टूबर 1 को बैलेंस BD बन जाएगा $270 का। तो एक्चुअली आपकी कैश बुक शो कर रही है कि जो उसका करेक्ट अप टू डेट बैलेंस है वो $270 का है। कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्ट कर दें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट $1,358 दिया हुआ है जो बैंक से स्टेटमेंट आया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी कैश बुक के अंदर तो हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, वो हमने निकाली थी। एक तो हमने सैमसंग का चेक निकाला था। सैमसंग का चेक क्या था कि ये एक्चुअली हमने जमा करा था लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, तो आप इसको जमा कर लें अब। और इसी तरीके से तीन एंट्रीज़ हमारी ऐसी थी कि ये तीन पेमेंट्स हमने की थी
यांग स्टोर्स को, लैम को एंड ज़वेरा को हमने पेमेंट्स की थी, लेकिन ये अभी तक बैंक के अंदर से इनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो अभी नहीं हुई है तो हो जाएगी, क्योंकि हमने तो इसको चेक इशू कर दिया है। जब वो चेक लेकर पहुँचेंगे तो बैंक पेमेंट कर देगा। इसी तरीके से सैमसंग का एक चेक है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ बैंक से, तो हो सकता है बैंक की क्लोजिंग हो गई हो, बैंक नेक्स्ट मंथ के अंदर इसको शो करे। तो ये बहरहाल आज अगर जमा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो ये 4 एंट्रीज़ ऐसी हैं। अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड, सैमसंग का अमाउंट जो मैंने आपको बताया था कि वो इसने प्लस की साइन लिख कर दी थी, तो प्लस कर दें इसको उठा के। इसको अनकलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं अनकलेक्टेड चेक्स, या इसको अनरियलाइज भी कहते हैं, या फिर पूरा लिख दें अमाउंट्स नॉट येट क्रेडिटेड, कि अभी तक सैमसंग का क्रेडिट नहीं हुआ, उसको प्लस कर दें। और 3 चेक्स ऐसे थे यांग स्टोर्स, लैम, ज़वेरा, जो हमने इशू किए हैं, इसकी वजह से बैंक क्या होगा, लेस हो जाएगा। चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स, इन तीनों को प्लस करके माइनस कर दें तो देखें आपका बैलेंस कितना आ गया। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से हम चले थे और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एज पर कैश बुक के इक्वल होना चाहिए। जो अप टू डेट आपने निकाली है, अप टू डेट जो कैश बुक आपने निकाली थी वो ऊपर आप कर आ रहे हैं, और $270 का बैलेंस है। तो आपने जब माइनस किया तो देखें $270 आपका टाईबैक हो गया, बैंक रिकन्सिलिएशन आपका बन गया। तो बैंक रिकन्सिलिएशन आसान होता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस को कंपेयर करेंगे बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस से, डेबिट को क्रेडिट से करेंगे और क्रेडिट को डेबिट से करेंगे, वाइस वर्सा। इसको याद रखिएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है इसके अंदर। और आगे आते हैं हम, आगे क्या कहता है हमसे, ये तो आपने कर लिया उठा के। आगे कहता है कि अभी सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ क्रेडिट कस्टमर, के क्रेडिट कस्टमर है उसके मुतालिक ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बैलेंस ओल्ड बाय इज़्ज़त टू अभी, के इज़्ज़त जो है बेसिकली वो आपका कस्टमर है और अभी को उसे पैसे दे रहे थे $750 के। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू इज़्ज़त, इज़्ज़त को आपने माल बेचा $1800 का, लेस 20% कैश ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए याद रखिएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, कि बल्क परचेजेस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और जब इनवाइस बनाते हैं तो उसके अंदर से ही इसको डिडक्ट करके शो करते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसको माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो 1800 का 20% आपने निकाला, ये 360 आता है। 360 को माइनस कर दें, 1800 में से 360 को माइनस किया तो $1440। ये एक्चुअली अमाउंट है जिससे रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग क्या होगी, इज़्ज़त को डेबिट करेंगे, इज़्ज़त के अकाउंट को जो हमारा कस्टमर है, और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 1440 से। ये याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होगा। इज़्ज़त रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस $350 के, इज़्ज़त ने वापस कर दिया $350 की जो चीज़ें थी, लिस्ट प्राइस थी। अगेन जब भी ट्रेड डिस्काउंट का पे बेचा हुआ माल जब वापस आए जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवर्स कहते हैं, तो उसमें से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। तो 350 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 70। 350 में से 70 को माइनस कर दें तो एक्चुअली $280 से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को, इज़्ज़त के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम इज़्ज़त $800, $800 का चेक आपको मिला तो बैंक डेबिट और इज़्ज़त का अकाउंट क्रेडिट। द रिमेनिंग बैलेंस ऑन इज़्ज़त इज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज रिकवरेबल, कि जो कुछ बाकी बचा है इस ट्रांजेक्शन के बाद वो फिर हमने राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि ये पैसा इज़्ज़त से मिलेगा और इज़्ज़त से नहीं मिलेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये राइट ऑफ करते हैं। तो हम लेजर बनाकर देखते हैं, जो भी बाकी होगा उसे हम रिकवरेबल डेट्स के अंदर लिख देंगे। मांगता क्या है, कहता है नेम द सब डिवीज़न ऑफ द लेजर कंटेनिंग इज़्ज़त इज अकाउंट, कि सब डिवीज़न लेजर कौन सा होगा। तो देखिए ये सेल्स लेजर होता है, इसको लेजर की कौन सी होती है, इसे कहते हैं सेल्स लेजर। याद रखिएगा कि जो कस्टमर का जो अकाउंट बनता है उससे हम सेल्स लेजर कहते हैं।
तो ये सेल्स लेजर जो है बनेगा हमारा। और सेल्स लेजर क्या शो करता है? सेल्स लेजर असल में ट्रेड रिसीवेबल का जो आप लेजर बनाएंगे उसको अकाउंटिंग के अंदर हम सेल्स लेजर के नाम से पुकारते हैं। तो सेल्स लेजर होता है, लेजर का सब डिवीज़न नेम द डिस्काउंट इशूड बाय अभी इज्जत ऑन 5 अक्टूबर, कि 5 अक्टूबर को अभी ने कौन सा इज्जत को अकाउंट नोट डॉक्यूमेंट इशू किया। तो 5 को क्या हुआ था? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इनवाइस, सेल्स इनवाइस जो है आप इशू करेंगे जब आप माल बेचेंगे तो इनवाइस बनाते हैं, उसे सेल्स इनवाइस कहते हैं, वो इशू करेगा डॉक्यूमेंट्स। तो ये वाला हो गया। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ इज्जत इन द बुक्स ऑफ अभी, अभी की किताबों में इज्जत का अकाउंट आप बना लें। तो प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन ऑन 22 अक्टूबर, अ नरेटिव इज़ रिक्वायर्ड कि 22 को हुआ क्या था। 22 को राइट ऑफ किया है आपने। पहले लेजर बना लेते हैं हम। लेजर में देखें बैलेंस बीडी जो है वो $750 का है, डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा $750 का। उसके बाद आपने माल बेचा, मैंने अभी बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। तो इज्जत के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे $1440 से। सेल्स रिटर्न मैंने आपको निकाल कर बताया था कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और इज्जत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? $280 से अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। और इज्जत ने जो है वो $800 की पेमेंट आपको करी है, तो बैंक डेबिट और इज्जत का अकाउंट क्रेडिट। तो देखें ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद देखें डेबिट बैलेंस है आपका 2190, तो 2190 में से आप माइनस कर दें 280 और माइनस कर दें 800, तो बचा क्या आपके पास? 1110 और ये आपको अब नहीं मिलेगा। तो बैड डेट्स की टर्म पुरानी टर्म थी, अब जो नया है आपका उसमें इररिकवरेबल डेट्स आप यूज़ कीजिएगा। तो क्योंकि प्रीवियस पेपर्स हैं और प्रीवियस पेपर्स को हम एज प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, कंसेप्ट्स वही है, सिर्फ टर्म चेंज हो जाएगी, इररिकवरेबल डेट्स। इसीलिए देखें वो जो 7110 जो लिखा हुआ नज़र आता है, और मैं लेक्चर के अंदर ये कहता हूँ हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, एक्चुअली ये सारे पेपर जो हैं 7707 के ही हैं, क्योंकि नया अकाउंटिंग का कोड जो इस वक्त यूज़ हो रहा है 7707 है। तो इररिकवरेबल डेट्स लिख के आप बराबर कर दें, क्योंकि उसने आपसे कहा था कि कोई जो भी बचेगा उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो बैलेंस नहीं होगा ये लेजर, जो भी बचा है और राइट ऑफ की इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया और हवाला जो रेफरेंस दिया वो इररिकवरेबल डेट्स कर दिया। तो ये इस तरीके से ये हो गया, आपका अकाउंट बना लिया आपने, सिंपल अकाउंट था। जर्नल एंट्री हमेशा क्या किस तरीके से पास करेंगे? इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल या इज्जत के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन क्या लिखेंगे? टू राइट ऑफ इज्जत इज अकाउंट, कि हमने राइट ऑफ कर दिया इज्जत के अकाउंट को। और इस तरीके से आप ये एंट्री पास कर लें। बैड डेट्स की जगह इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और इज्जत के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बैलेंस ओइंग रिटर्न ऑफ इज इररिकवरेबल, के बैलेंस ओइंग के जो पैसा बैलेंस था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया एज इररिकवरेबल। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। आगे कहता है कि स्टेट थ्री बेनिफिट्स टू अभी ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड हर ट्रांजेक्शन्स के अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर को यूज़ करता है, डिजिटल जो मीडिया है उसको यूज़ करता है, और तो फिर उस सूरत के अंदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो उस सूरत में उसको क्या एडवांटेजेस है? देखिए पहला एडवांटेज तो ये है कि मैनुअल के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसके बहुत चांसेस होते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर ये चांसेस रेयर होते हैं, क्योंकि आपके डेबिट क्रेडिट्स हर चीज़ सिस्टम के अंदर आ रही होती है, तो फिर चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड ये कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। मैनुअल तो फिर आप रजिस्टर लिए हुए घूम रहे होंगे, तो मैनुअल के रजिस्टर कब तक आप अपने पास रखेंगे? कोई अगर कोई अनफॉरगेटेबल किस्म का या इस किस्म का कोई इवेंट हो जाता है जिसको आप ये कहें कि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई आग लग गई जिसकी वजह से ये आपका रिकॉर्ड ज़ाया हो गया,
तो उस सूरत के अंदर जो है फिर जो आपकी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है इसका बैकअप भी लिया जा सकता है। जिस जगह आप ऑपरेट कर रहे हैं उससे हट के आप बैकअप उठा के रख दें, तो फिर कम से कम ये कि अगर कोई ऐसा इवेंट होता है तो उस सूरत के अंदर आपका रिकॉर्ड सेव रहता है। और इस किस्म के एडवांटेजेस आपको मिलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। दूसरे ये कि ह्यूमन रिसोर्स का भी बड़ा हेल्प होती है। मैनुअली अगर आप करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व आपको करने पड़ेंगे, पेरोल आपकी बढ़ेगी। वेरेज अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प करते हैं तो कम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट, इवन एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। रेडीली डेटा जो है अवेलेबल रहेगा। आप रिमोटली भी जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप कहीं भी बैठ के और लॉगिन करें अपने सिस्टम पे अगर आपको एक्सेस है, और कहीं से बैठकर भी कोई भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी चीज़ें हैं। लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेट रिडक्शन इन एरर्स, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सिक्योरिटी ऑफ डेटा आपका हो जाएगा। तो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस पूरी तौर पे तैयार हो जाएगा। वो फिर आप सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में होती हैं, आप एक बटन पुश करें और ट्रायल बैलेंस आपके हाथ में आ जाएगा। और नॉर्मली उसके बैलेंसेस टाई बैक होंगे क्योंकि कंप्यूटर की ये फैसिलिटी है कि वो आपके एरर्स को कम कर देता है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको मिलते हैं। यही इसने पूछा था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT। तो ये फिर सवाल जो है आपका ख़त्म हुआ और काफ़ी अच्छा सवाल था। बैंक रिकन्सिलिएशन का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल करीब हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, इसको प्रैक्टिस करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।